सोललैंड का लास्ट पार्ट तो आप सबने देख लिया होगा, मगर रियल फन तो इस एपिसोड में होने वाला है। और आखिरकार वो टाइम आ चुका है जब हम सब का सोलमनी ड्रीम पूरा हुआ है और तांग हाओ वापिस इस सीरीज में अपीयर हुआ है। और अभी के लिए तो तांग हाओ एज अ फाइटर अपीयर हुआ है और उसी के साथ ही साथ जो गोल्ड लेवल एंट्री तांग हाओ ने की है वो सच में काफी ज्यादा गूज़बम्प्स देने वाली थी। सो जल्दी से हम लोग रहती वीडियो पर बात करते हैं और तांग हाओ के पार्ट पर चलते हैं। आज की वीडियो को जैसे ही तांग सेन अपने सीक्रेट वेपन को यूज कर लेता है उसी के साथ ही कहता है अभी के लिए मेरी सोल पावर भी काफी ज्यादा कम हो चुकी है, मगर उसी के साथ ही साथ मेरे सामने हमारे एनिमी के दो पावरफुल ग्रैंड सोल लैंड मास्टर्स मौजूद हैं, जिनको कि अभी के लिए अगर मैं हैंडल कर लेता हूं और इन दोनों को अगर मैं साइड हटा देता हूं तो वुहान एम्पायर को तो जो लॉस होगा वो अपनी जगह। उसी के साथ ही साथ हमारी टियानडुओ एम्पायर की आर्मी को इससे बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि उसके सोल्जर्स भी काफी ज्यादा मिस हो जाएंगे और उन सब के अंदर दोबारा से फाइट करने की विल जाग उठेगी, जिसकी वजह से ही तांग सेन दोबारा से इस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और अपने सी गार्ड ट्राइडेंट को लेकर इन दोनों को किल करने के लिए आगे आ जाता है, जिसे डिफेंड करने के लिए सिक्स एल्डर अपनी कोयल स्टिक का यूज तो करता है, मगर तांग सेन के सी गॉड के ट्राइडेंट को अभी तक जो सप्रेस किया गया था उसकी पावर वापिस आ जाती है और तांग सेन का सी गॉड ट्राइडेंट कोयल स्टिक को डिस्ट्रॉय करता हुआ बहुत ही आसानी से सिक्स एल्डर की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर सिक्स एल्डर के सारे कलर ही चेंज हो चुके थे और इवन कि उसको अपनी मम्मी की याद भी आ रही थी, क्योंकि उसे इस बात की समझ आ चुकी थी कि जिस फाइट में वो ये सोचकर आया था कि वो तांग सेन को किल करेगा, अपने ब्रदर का बदला लेगा और अपनी पावर को उसी तरह से गेन करते हुए अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को बचाकर वापस वुहान एम्पायर में चला जाएगा, उसमें से कोई एक सपना भी उसका पूरा नहीं हुआ। इवन के सब कुछ ही उल्टा हो चुका है, जिसकी वजह से सिक्स एल्डर काफी ज्यादा डर चुका होता है, मगर जैसे ही तांग सेन उसके करीब अटैक करने के लिए पहुंचता है तो उसी के साथ ही हमें आवाज आती है ग्रेटेस्ट एल्डर की, जो कि वुहान हाल का अभी तक का क्यान डोलियो के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रैंड सोल लैंड मास्टर है। और यहाँ पर जैसे ही ये अपीयर होने लगता है, इसके अपीयरेंस से पहले ही तांग सेन काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है, क्योंकि इसकी प्रोटेक्टिव बॉडी जो अटैक तांग सेन पर करती है तांग सेन उसे होल्ड भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जबकि सेकंड एल्डर और वुहान हाल का सबसे पावरफुल एल्डर अपीयर हो चुका है, तो इसके आने से पहले मैं इससे रिलेटेड कुछ अमेजिंग बातें आप सबको बताता चलूं, जिनकी वजह से इवन के मैं भी इसकी रिस्पेक्ट करता हूं, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट ये है, ये एल्डर इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये क्यान डोलियो का मुकाबला भी कर सकता है। और उसी के साथ ही साथ क्यान डोलियो, तांग चेन और गोल्डन क्रोकोडाइल ये तीनों ही एक वक्त के सोल मास्टर्स हैं और इन तीनों ने एक दूसरे के साथ काफी मर्तबा ट्रेनिंग कर रखी है, जिसका मतलब ये है कि ये ग्रैंड सोल लैंड मास्टर भी उसी जमाने से है जिस जमाने से तांग सेन का ग्रेट ग्रैंड फादर तांग चेन है। इवन के या फिर गोल्डन क्रोकोडाइल तांग चेन के जीतना है या फिर तांग चेन से भी एज में बड़ा है। और एक बात मैं आप सबको बताता चलूं, तांग चेन भी अपने वक्त में गोल्डन क्रोकोडाइल की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट किया करता था, क्योंकि तब के वक्त इसने काफी ज्यादा ऐसे वेज तांग चेन को बताए थे जिनका यूज करते हुए तांग चेन ने अपनी पावर को काफी ज्यादा राइज किया था। और यहाँ पर आप सबको याद रहे मैं तांग चेन की बात कर रहा हूँ, जो कि तांग सेन का और हाउटियन हैमर का अभी तक का सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रैंड सोल लैंड मास्टर है और तांग सेन का ग्रेट ग्रैंड फादर है। तो गोल्डन क्रोकोडाइल ने काफी मर्तबा उसे भी काफी ज्यादा चीजें सिखाई थी, उसने तांग चेन की काफी मर्तबा हेल्प की थी। इवन के ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी मर्तबा फाइट भी कर चुके हैं, जो कि फ्रेंडली फाइट थी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस किया करते थे। उसी के साथ ही साथ इसके पास अपनी 100,000 ईयर्स की सोल रिंग मौजूद है, जो कि इसे और भी ज्यादा ओवरवेलमिंग और पावरफुल कैरेक्टर बनाती है। और उसी के साथ ही साथ वुहान हाल में जितने भी एल्डर्स मौजूद हैं, इसने उन सब को भी ट्रेनिंग करवा रखी है और आज के दिन वो जितने भी ज्यादा पावरफुल हैं और अगर वो लोग सुपर ग्रैंड सोल लैंड मास्टर्स के लेवल को क्रॉस ओवर कर सके हैं तो उसके पीछे की रीजन सिर्फ गोल्डन क्रोकोडाइल ग्रैंड सोल लैंड मास्टर है। मगर क्यान डोलियो को इसने ज्वाइन क्यों कर लिया था, उसके पीछे की रीजन अभी तक मुझे अच्छे से नहीं पता, मगर ये बात पक्की है कि गोल्डन क्रोकोडाइल की मदद से ही काफी मर्तबा क्यान डोलियो ने काफी ज्यादा पावरफुल लोगों को भी हराया है और उनको सप्रेस भी किया
किया है। और कियान डोलियो के पूरे किंगडम पर राज करने के पीछे की वजह गोल्डन क्रोकोडाइल भी कहा जाए तो ये बात गलत नहीं है। तो यहाँ से आप लोग इसकी माइट का अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना ही ज्यादा पावरफुल और कितना ही ज्यादा ओवरवेलमिंग कैरेक्टर हो सकता है। तो अभी के लिए हम वापस आते हैं अपनी वीडियो पर। जैसे ही गोल्डन क्रोकोडाइल यहाँ पर आता है तो उसके यहाँ पर अपीयर होते ही मिलियंस ऑफ सोल्जर्स को उसका प्रेशर फील होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके साथ ही सारे शेक डेविल्स तांगसेन के लिए परेशान हो जाते हैं। और उसी के साथ ही हीवन के एल्डर स्वॉर्ड और एल्डर बोन भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसके साथ ही एल्डर स्वॉर्ड कहते हैं अभी जो गार्डियन स्पिरिट मैंने देखी है वो गोल्डन क्रोकोडाइल किंग की है। और उसी के साथ ही साथ गोल्डन क्रोकोडाइल वुहान हाल के एल्डर हाल में कियान डोलियो के बाद सेकंड नंबर पर आता है। तांगसेन की जान काफी ज्यादा खतरे में है, मगर अभी के लिए ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग अपने साथ साथ थर्ड और फोर्थ एल्डर को भी संभाल रहे होते हैं और उन लोगों ने इन्हें अपने ट्रैप में फंसाया होता है। बट जैसे ही गोल्डन क्रोकोडाइल तांगसेन के पास आने लगता है तो उसके यहाँ पर अपीयर होने के पीछे एक बात जो मुझे काफी ज्यादा गलत लगी, अगर एक कैरेक्टर इतना ज्यादा अमेजिंग है और वो अपनी वॉरियर फार्म में वॉर ग्राउंड्स में अपीयर होता है तो उसके फीट से क्रिएट हो रहा जो प्रेशर होता है, उसके चलने से जो प्रेशर जमीन पर क्रिएट होता है, स्टूडियो ने उसे अच्छे से क्रिएट नहीं किया, क्योंकि अगर वो चीज इसमें ऐड हो जाती तो ये कैरेक्टर टोटली ओवरवेलमिंग कैरेक्टर बन सकता था। और फिर इसको डिफीट करने वाला जो गॉड यहाँ पर अपीयर होने वाला है उसकी और इसकी फाइट में और भी ज्यादा मजा आना था। बट जैसे ही गोल्डन क्रोकोडाइल यहाँ पर आता है उसी के साथ ही एल्डर वेनम, मास्टर, एम्परर सब लोग ही तांगसेन के लिए परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जिस चीज को गोल्डन क्रोकोडाइल के बारे में पता है उन सबको इस बात का पता होता है कि तांगसेन उसका सामना नहीं कर सकता। अगर तो तांगसेन की पावरफुल होती तो तांगसेन के बचने के कुछ चांसेस थे, और यहाँ पर अभी भी मैं आप सबको कुछ चांसेस बता रहा हूँ। काफी ज्यादा लोगों को ऐसा लगेगा कि तांगसेन ने तो बोसाइक्शी के साथ फाइट कर रखी है, तांगसेन ने तो स्लॉटर किंग के साथ फाइट कर रखी है, तो अगर तांगसेन के पास अपनी फुल पावर होती तो वो डेफिनेटली गोल्डन क्रोकोडाइल का सामना भी कर सकता था। मगर ये बात गलत है, तांगसेन अपनी फुल पावर पर भी अभी के लिए गोल्डन क्रोकोडाइल का सामना नहीं कर सकता, जिसके पीछे की रीजन है वॉर एक्सपीरियंस। गोल्डन क्रोकोडाइल का वॉर एक्सपीरियंस 100 ऑफ ईयर्स से भी ज्यादा है और इसने डोलवो कॉन्टिनेंट के पावरफुल एनिमीज के साथ प्रैक्टिस कर रखी है, जिनमें के तांगचेन और कियान डोलियो जैसे लोग आते हैं। इवन के बीबी दोंग भी इसके सामने कुछ नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पर आता है उसी के साथ ही तांगसेन अपने आप को स्टैंड करने के लिए सबसे पहले अपने सी गॉड के ट्राइडेंट को वापस बुलाता है। और जैसे ही तांगसेन अपने ट्राइडेंट को बुलाता है उसी के साथ ही यहाँ पर एंट्री होती है एल्डर टाइटन की, जो कि तांगसेन को यहाँ से बचा कर लेके जाने के लिए आए होते हैं। मगर उसी के साथ ही उन पर वुहान हाल के काफी सोल्जर्स अटैक कर देते हैं, जिन सबको तो वो बहुत ही इजीली डिफीट कर लेते हैं। और इसी के साथ ही एल्डर टाइटन अपनी साउल प्रोटेक्टिव बॉडी का यूज करते हुए गोल्डन क्रोकोडाइल पर अटैक करते हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बात का पता होता है कि अगर वो गोल्डन क्रोकोडाइल के करीब भी जाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी साउल प्रोटेक्टिव बॉडी का यूज करना होगा। और मैंने आप सबको ये बात काफी मर्तबा बता रखी है, जैसे ही कोई साउल मास्टर अपनी साउल प्रोटेक्टिव बॉडी का यूज करता है तो उसकी फिजिकल पावर काफी ज्यादा राइज हो जाती है। मगर जैसे ही एल्डर टाइटन गोल्डन क्रोकोडाइल पर अटैक करने लगते हैं तो उसके सिर्फ एक ही इशारे से एल्डर टाइटन नॉकआउट हो जाते हैं। जिसके बाद बारी आती है एल्डर राइनो की, जो कि इस पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल डिफेंस क्लैन है, जिसका डिफेंस तोड़ना टोटली नामुमकिन सी बात लगती है। मगर जैसे ही एल्डर राइनो यहाँ पर आते हैं तो एक ही अटैक में एल्डर राइनो भी नॉकआउट हो जाते हैं। और ये सारी ओवरवेलमिंग पावर सच में गोल्डन क्रोकोडाइल को उसके नाम पर डिफाइन करती है। और मैं आप सबको एक और अमेजिंग बात बताता चलूं, चाहे फिर राइनो कितना ही पावरफुल कैरेक्टर क्यों ना हो, गोरिल्ला चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, या फिर इस पूरे किंगडम का कोई भी बीस्ट चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, मगर क्रोकोडाइल भी अपने मसल्स की पावर की वजह से जाना जाता है। अपनी पावरफुल बॉडी के साथ साथ इसके मसल्स भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और इसकी स्किन भी काफी ज्यादा हार्ड होती है। तो जैसे ही एल्डर राइनो डिफीट हो जाते हैं उसके बाद एल्डर ओल्ड बर्ड तांगसेन को यहाँ से उठा कर लेके जाने के लिए तांगसेन के पास आते हैं। मगर जैसे ही वो तांगसेन के पास पहुंच रहे होते हैं गोल्डन क्रोकोडाइल के सिर्फ फीट के प्रेशर से ही उनकी सारी साउल टेक्निक्स टूट जाती हैं और वो भी नॉकआउट हो जाते हैं। मगर उसी के साथ ही तांगसेन अपने पांव
पर खड़ा हो जाता है, जिसे देखते ही गोल्डन क्रोकोडाइल कहता है, मुझे ऐसा ही लगा था, ये लड़का अभी तक नहीं मरा, इसने मेरे अटैक को इजीली हैंडल किया है, मगर उसी के साथ ही साथ इसने मेरे 2 एल्डर्स को डिफीट कर दिया है और इवन के वो लोग अपनी मौत के काफी करीब पहुंच चुके हैं। तो फिर मैं इस तरह के किसी भी कैरेक्टर को जिंदा रहने नहीं दे सकता, क्योंकि अगर ये जिंदा रहा और प्रैक्टिस कर और भी पावरफुल बन गया तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन जाएगा। जिसके साथ ही गोल्डन क्रोकोडाइल अपनी सारी साउल लिंक्स को एक्टिव करता है और इसी के साथ ही हम 2 येलो, 2 पर्पल, 4 ब्लैक और 1 रेड ओवरवेलमिंग साउल लिंक को देखते हैं। तो जैसे ही गोल्डन क्रोकोडाइल अपनी साउल लिंक्स को एक्टिव कर लेता है, उसी के साथ ही हमें इसकी प्रोटेक्टिव बॉडी का बहुत ही बड़ा क्रोकोडाइल देखने को मिलता है। जिसके साथ ही गोल्डन क्रोकोडाइल अपनी 6 स्पिरिट टेक्निक गोल्डन क्रोकोडाइल्स फ्यूरोसिटी का यूज करता है, जिस टेक्निक का नाम पढ़ने से मुझे यहाँ तक इतनी समझ तो आ रही है कि इस टेक्निक की मदद से गोल्डन क्रोकोडाइल अपनी पावर के प्रेशर के अंदर ही किसी भी एनिमी को डिफीट कर सकता है। तो जैसे ही गोल्डन क्रोकोडाइल तांग सेन पर अटैक करने लगता है तो उसकी साइड की स्पेस हम लोग देख सकते हैं। इवन के इसकी पावर स्पेस में भी काफी ज्यादा रिफ्लेक्शंस को क्रिएट कर रही होती है, जिसे देखते ही तांग सेन कहता है, मैं इससे ज्यादा और ना तो फाइट कर सकता हूँ, ना मैं यहाँ से बचकर भाग सकता हूँ, और मुझे इस बात का भी डर है कि अभी के बाद मुझे कोई भी नहीं बचा सकता और ना ही मैं जिंदा रहूंगा, ना मैं इस फाइट को कंटिन्यू कर पाऊंगा, ना मैं ठियांडुओ एम्पायर को विक्ट्री लेकर दे सकूंगा, ना हम जियालिंग गेट वापस ले पाएंगे और ना मैं अपने फ्रेंड्स को वापस मिल सकूंगा। तांग सेन के माइंड में ये सारी बातें आ रही होती हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद भी तांग सेन को इस बात की समझ आ चुकी होती है कि अभी के लिए उसके सामने सिर्फ मौत है। मगर जैसे ही ये सब सीन चल रहा था, उसी के साथ ही जब मैंने बैकग्राउंड पर एक म्यूजिक सुना तो उसी के साथ ही मुझे ये समझ तो आ गई कि गोल्डन क्रोकोडाइल की पावर है अपनी जगह, मगर प्यारे बच्चों जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। तो जैसे ही गोल्डन क्रोकोडाइल तांग सेन पर अटैक करने के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, उसी के साथ ही हमें आवाज आती है, किसने मेरे बेटे को हाथ लगाने की जरूरत की। जिसके साथ ही हम जो रिफ्लेक्शन आसमान में देखते हैं वो सच में इवन के गोल्डन क्रोकोडाइल की पावर से भी ज्यादा ओवरवेलमिंग था। और यहाँ पर एक सीन मुझे काफी ज्यादा फनी लगा, जबकि तांग सेन जमीन पर खड़ा होता है तो गोल्डन क्रोकोडाइल आसमान से जमीन पर तांग सेन पर अटैक करने आ रहा होता है, पर जैसे ही वो तांग सेन के करीब पहुंचता है तो अपने वन एंड ओनली कैरेक्टर की वजह से वो तांग सेन के पाँव में आकर गिरता है और उसकी प्रोटेक्टिव बॉडी तो वैसे ही बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय हो जाती है। मगर यहाँ पर जो आप लोग रेड पावर का शेड देख रहे हो, उसका मतलब यही है कि गोल्डन क्रोकोडाइल अपनी जगह, क्यांडोलियो अपनी जगह, बिबिदोंग की राक्षसा गॉड अपनी जगह, मगर रियल का ओवरवेलमिंग गॉड यहाँ पर अपीयर हो चुका होता है। और यहाँ पर आप बाकी के सारे एल्डर्स के रिएक्शन देख सकते हो, इन सब के कलर्स भी चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे ही ये लोग ये फील करते हैं कि तांग हाओ वापिस आ चुका है। इवन के ठियांडुओ एम्पायर की आर्मी इस सब से काफी ज्यादा खुश होती है, मगर वुहान एम्पायर के पास जो भी रीजन बची थी और जो भी विल उनके सोल्जर्स में फाइट करने के लिए बची थी वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। और इसी के साथ ही आसमान से जिस तरह से हाउटियन क्लैन के मेंबर्स की बारिश होती है वो सच में इस सारे सीन में और भी तड़का लगा देती है, जिसे देखते ही इवन बिबिदोंग भी कहती है क्या वो पर्सन दोबारा से अपीयर हो चुका है। मगर यहाँ पर जबकि सारे एल्डर्स इस बात से काफी ज्यादा डरे होते हैं, मगर बिबिदोंग इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है। तो इसके पीछे की रीजन आप लोग समझ सकते हो, बिबिदोंग को भी इस बात का पता होता है जबकि गोल्डन क्रोकोडाइल उसके लिए भी काफी ज्यादा पावरफुल है, तो फिर तांग हाओ उसके सामने क्या होगा। मगर एल्डर्स को इस बात का पता होता है कि हाउटियन क्लैन का रियल मास्टर आखिरकार किस लेवल तक जा सकता है। और उसी के साथ ही जिस तरह से इस सारे सीन को व्यू दिया जाता है वो सच में ऐसा ही लगता है कि डोलवो कॉन्टिनेंट का रियल गॉड ही आसमान से नीचे उतर रहा है, जिसे देखते ही एल्डर राइनो कहते हैं माउंटेन से वापस आ चुका है। और एल्डर टाइटन इससे काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं क्योंकि वो अपने मास्टर को काफी देर के बाद मिल रहे होते हैं। और उसी के साथ ही साथ मैं आप सबको बताता चलूं, चारों के क्लैंस में जिनको के तांग सेन हैंडल करता है उनमें सबसे ज्यादा एल्डर टाइटन तांग हाओ की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो तांग हाओ के बारे में सब कुछ जानते हैं, जबकि बाकी के क्लैंस को इस बात का पता नहीं है। तो जैसे ही गोल्डन क्रोकोडाइल की साउल प्रोटेक्टिव बॉडी डिफीट होती है तो उसी के साथ ही आप सब लोग अच्छे से ये देख सकते हो वो तांग सेन और तांग सेन के फादर के हैमर से कितना ज्यादा डिस्टेंस बना लेता है और काफी ज्यादा दूर जाकर खड़ा हो जाता है। और उसी के साथ ही साथ तांग हाओ के हैमर में अभी के लिए जो गोल्डन और रेड कलर की लाइटनिंग क्रिएट हुई होती है वो सच में इसे बहुत ही ज्यादा मिसिंग लेवल तक ले जाती है।
और सबसे अमेजिंग बात, यहाँ पर काफी लोगों ने इसे नोटिस नहीं किया होगा, मगर तांग हाओ का हैमर भी अपनी साइड पर सारी स्पेस में रिफ्लेक्शंस को क्रिएट कर रहा होता है और ये यहाँ पर मौजूद सारे टाइम और स्पेस को ही ओवरकम करने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे आप लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि इस डेमीगॉड का लेवल कहाँ तक पहुँच चुका है। और अगर यहाँ पर यह भी कहा जाए कि गोल्डन क्रोकोडाइल ने तांग सेन पर अटैक करते हुए सो रहे शेर को उठा दिया है, तो ये बात भी गलत नहीं होगी। तो जैसे ही यहाँ पर तांग सेन के पापा आ जाते हैं, उन्हें देखते ही वन के तांग सेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, मगर अभी के लिए उसके अंदर जब के खड़ा होने की हिम्मत भी नहीं होती। तो हाउटियन क्लैन के मेंबर्स तांग सेन की टेक केयर करना स्टार्ट कर देते हैं, मगर उसी के साथ ही तांग सेन के फेस पर आप लोग फ्यूरोसिटी देख सकते हो, वो कितना ज्यादा गुस्से में होता है और उसी के साथ ही गोल्डन क्रोकोडाइल से कहता है, क्या वो तुम हो जिसने मेरे बेटे को हर्ट करने की कोशिश की है। और इसकी बात करने के बाद जो प्रेशर तांग हाओ की बॉडी से निकलता है, उसके बाद मेरा दिल भी यही कर रहा था कि ये वीडियो कभी भी यहाँ पर खत्म ना हो और ये फाइट 3 से 4 एपिसोड्स तक चाहे चलती है चलती रहे, मगर ये एपिसोड तब ही खत्म हो जब हम लोग तांग हाओ को अच्छे से उस तरह से वापस देख सके जिस तरह के तांग हाओ के बारे में रूमर्स हुआ करते थे। मगर तांग हाओ की एंट्री और साउथ लैंड को यही बात अमेजिंग बनाती है कि हमें इसे देखने के लिए वेट करना पड़ता है। वीडियो मुकम्मल करने से पहले मैं आप सबको बताता चलूं, मंडे के दिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट एपिसोड का